नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे CRUD ऑपरेशन इन जेंगो। तो CRUD का मीनिंग क्या होता है? CRUD का मीनिंग है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो जब भी हम जेंगो में कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और उस एप्लीकेशन में हमें यूज़र को कोई भी फॉर्म या कोई भी डेटा क्रिएट करवाना है, फिर उसी डेटा को यूज़र को रीड करवाना है और उस डेटा में थोड़ी बहुत फील्ड में अगर चेंजेस करवाना है तो उसको अपडेट बोलते हैं, और उसी डेटा में से कुछ डेटा को हमें डिलीट करना है। तो ये सारे काम हमें सीखने हैं, तो उसको CRUD ऑपरेशन बोलते हैं। जेंगो में हम CRUD ऑपरेशन सीखने के लिए सबसे पहले हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे, जिस मॉडल का हम नाम रखेंगे स्टूडेंट, और उसमें हम स्टूडेंट्स की एंट्री क्रिएट करेंगे, रोल नंबर, नेम, क्लास नंबर और एड्रेस से। और उस स्टूडेंट की एंट्री को हम कैसे व्यूज़ में फंक्शन लिख के नए एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और कैसे उसको डिलीट करते हैं, वो सारा काम हम जेंगो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मेरे लैपटॉप में डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर है जेंगो प्रोजेक्ट। उस फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। उस फोल्डर का नाम रख रहा हूँ CRUD ऑपरेशन। और इस फोल्डर को मैं टर्मिनल में ओपन कर रहा हूँ। टर्मिनल में ओपन करने के बाद लिखना है कोड डॉट, तो उसी फोल्डर में हमारा ये VS कोड ओपन हो जाएगा। तो अभी CRUD ऑपरेशन नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर कोई भी फाइल्स या फोल्डर नहीं है। तो यहाँ पर हम टर्मिनल को ओपन करते हैं। तो जब भी आपको जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहला काम करना है वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना। तो यहाँ पर हमें लिखना है python 3-m venv my env। तो यहाँ पर वर्चुअल एनवायरनमेंट का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हमें इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए लिखना है सोर्स my-env/bin/activate। तो इससे हमारा ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर हम जेंगो को इंस्टॉल करेंगे। तो जेंगो इंस्टॉल करने के लिए pip3 इंस्टॉल जेंगो। तो हमारा ये जेंगो इंस्टॉल हो रहा है। जेंगो इंस्टॉल करने के बाद हमें जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर अब हम जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए लिखना है जेंगो-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम। तो हम यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम CRUD लिखेंगे। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन भी क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर सब पहले इस प्रोजेक्ट को सेटअप कर लेंगे। उसके लिए हम जाएंगे CRUD फोल्डर में और यहाँ पर हम अपना सर्वर को ऑन करेंगे, manage.py रन सर्वर। तो देखिए हमारा ये जेंगो प्रोजेक्ट अभी यहाँ पर लोकल होस्ट पे सर्व हो रहा है। तो किसी भी ब्राउज़र में जाकर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जेंगो प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो अभी इसको स्टॉप करेंगे। अब हमें करना क्या है कि एक मॉडल क्रिएट करना है स्टूडेंट नाम का, और उस मॉडल में कुछ एंट्रीज हम एडमिन पैनल से डालेंगे और उसको टेम्पलेट बना के रीड करेंगे, क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना है, यहाँ पर models.py फाइल नहीं है तो उसको क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल
models.py। हमें पहले मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो फ्रॉम django.db import model। यहाँ पर हम मॉडल का क्लास बनाते हैं, तो क्लास स्टूडेंट, हमें स्टूडेंट नाम का एक मॉडल बनाना है, इसलिए स्टूडेंट लिखना है। मॉडल्स में हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। इसको models.model में इंपोर्ट करना है। फिर अभी हम इसमें 4 फील्ड रखेंगे। सबसे पहला फील्ड होगा रोल नंबर। तो रोल नंबर जो है वो इंटीजर फील्ड है, models.integer फील्ड। ये ऑटो कंप्लीट्स में आता है, इसलिए ऐसे दिख रहा है, इंटीजर फील्ड। फिर दूसरा लिखेंगे हम नेम। नेम में हम लिखेंगे models.char फील्ड। केयर फील्ड में हमें मैक्स लेंथ डिफाइन करना पड़ेगा, तो वो हम रख रहे हैं 30। उसके बाद में हमें क्लास नंबर लिखना है, वो कौन सी क्लास में है वो लिखना है, इसलिए models.integer फील्ड। और बाद में लिखना है एड्रेस। आप कोई भी फील्ड क्रिएट कर सकते हैं आपके हिसाब से। एड्रेस में मैं केयर फील्ड लिख रहा हूँ, मैक्स लेंथ 50 या 70, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर इसे हमें रिटर्न करवाना है, तो फंक्शन लिखना पड़ेगा डेफ स्ट्रिंग, और इसको हम रिटर्न करवाएंगे self.name से। तो ये हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब इस मॉडल को हमें माइग्रेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए लिखना है python manage.py make migration। तो ये अभी कोई भी चेंजेस डिटेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन में मॉडल्स क्रिएट किया है, इसलिए वो डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो उसको डिटेक्ट करवाने के लिए पीछे हमें उस एप्लीकेशन का नाम लिखना पड़ेगा। फिर भी डिटेक्ट नहीं किया, क्योंकि हमने settings.py में उसको रजिस्टर भी नहीं किया। तो यहाँ पर लिखना है CRUD। अब ये इसको डिटेक्ट करेगा। तो देखिए हमारा स्टूडेंट मॉडल माइग्रेशन हो चुका है। अब इसको माइग्रेट करना है, माइग्रेट। तो सारे मॉडल माइग्रेट हो चुके हैं। अभी हमें करना है सुपर यूज़र को क्रिएट करना है, तो उसके लिए लिखना है python manage.py create super user, email id, पासवर्ड अगेन यस। तो ये हमारा सुपर यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब अगर हम लोकल होस्ट में जाकर देखेंगे, तो हमें ये मॉडल दिखना चाहिए सेट। उसके लिए हमें पहले सर्वर को ऑन करना पड़ेगा, python manage.py run server। तो इसे रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा, इसके बाद में लिखना पड़ेगा एडमिन। तो देखिए एडमिन पैनल ओपन हो चुका है, और यहाँ पर स्टूडेंट मॉडल नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने admins.py नाम का फाइल भी नहीं क्रिएट किया। यहाँ पे लिखना है admin.py। यहाँ पे हमें एडमिन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एडमिन को इंपोर्ट करने के लिए लिखना है from django.contrib import admin। यहाँ पे लिखना है admin.site.register। क्या रजिस्टर करना है? स्टूडेंट नाम के मॉडल को। तो इसलिए हमें मॉडल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो from.models import student। तो ये हमारा एडमिन पैनल में स्टूडेंट नाम का मॉडल रजिस्टर हो चुका है।
तो यहाँ हम रिफ्रेश करेंगे तो स्टूडेंट मॉडल आना चाहिए। उसके लिए हमें सर्वर को फिर से रन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट नाम का मॉडल आ चुका है। यहाँ पर हम ऐड स्टूडेंट का बटन दबाकर रोल नंबर, नेम, क्लास नंबर और एड्रेस देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक होम पेज क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर, जिसको हम क्रड एप्लीकेशन के फोल्डर में क्रिएट करेंगे। तो टेम्पलेट्स, उस फोल्डर के अंदर हम उस एप्लीकेशन के नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे, क्रड। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर उस एप्लीकेशन के नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है और उसके अंदर सारी HTML फाइल क्रिएट करनी है। यहाँ एक फाइल क्रिएट करते हैं home.html। इस फाइल में बॉयलर प्लेट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर h1 टैग, इसमें लिखते हैं हेलो। अब अगर मुझे इस HTML फाइल को व्यूज़ से अगर देखना है तो पहले views.py फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो न्यू फाइल views.py और यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे। उस फंक्शन से हम इस HTML फाइल को देखने वाले हैं ब्राउज़र में। तो यहाँ पर पहले मैं स्टॉप करता हूँ सर्वर को, क्लियर। views.py फाइल में हमें फंक्शन लिखना है। तो डेफ, हम होम पेज का फंक्शन लिखते हैं तो लिखते हैं होम, यहाँ पर रिक्वेस्ट और यहाँ हम रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट। हम HTML टेम्पलेट को यहाँ पे रेंडर करवाएंगे। तो हमारा जो टेम्पलेट home.html है वो क्रड फोल्डर के अंदर है। HTML रेंडर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम django.shortcuts import render। तो जब भी होम फंक्शन को कॉल किया जाएगा ये home.html को सर्व करेगा। उसके लिए URLs भी लिखना पड़ेगा। पाथ views.home नेम इक्वल टू होम। व्यूज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा from.import views। तो अब अगर हम URL में सिर्फ लोकल होस्ट को ट्रिगर करेंगे तो वो जाएगा views.home। तो व्यूज़ में हमारा होम फंक्शन ट्रिगर होगा और home.html सर्व होगा। तो चलिए सर्वर को ऑन करते हैं। python manage.py रन सर्वर। तो यहाँ पर एरर दिखाई दे रहा है, crud.views हैज़ नो एट्रीब्यूट होम। तो हमने कैपिटल होम लिखना है URLs में, कैपिटल होम। तो देखिए ये एरर चला गया। अब यहाँ पर जाके सिर्फ लोकल होस्ट को ट्रिगर करना है। तो ये हमारा हेलो नाम का HTML पेज सर्व हो चुका है। अब हम इस HTML पेज में एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल टैग लिखना है। उस टेबल को हम एक div में लिखेंगे, div.main_div। अगर आप div.main_div लिखेंगे तो क्लास का ऑटोमेटिक नाम ये main_div आ जाएगा। तो इस div के अंदर हम इस टेबल को रखेंगे। तो टेबल में क्या क्या चीज़ें होती है, टेबल में टेबल रो होती है और टेबल हेडर होता है, टेबल डेटा होता है, 3-4 टैग होते हैं। तो अभी मुझे टेबल में पहले टेबल रो क्रिएट करनी है। तो लिखना है tr। तो ये टेबल रो क्रिएट हो गई। तो पहली रो में हम
हेडर बनाएंगे। तो इसके लिए लिखना है th टैग, th, और उस हेडर में लिखना है रोल नंबर। ऐसे ही हमें दूसरे टैग भी क्रिएट करने हैं। तो हमारे पास 4 फील्ड है मॉडल में, रोल नंबर, नेम, क्लास नंबर और एड्रेस। तो ये 4 हेडर हो चुके हैं। चलिए देखते हैं HTML पेज में। तो देखिए ये टेबल में हमारा ये 4 हेडर क्रिएट हो चुके हैं, और नीचे दूसरा एक रो बनाएंगे। उस रो में हम टेबल डेटा डालेंगे। टेबल डेटा के लिए लिखना है td, उसमें डेटा क्या लिखेंगे, रोल नंबर में रोल नंबर आएगा, फिर नेम में नेम आएगा, क्लास नंबर और एड्रेस। तो नेम लिखते हैं XYZ, क्लास उसका फर्स्ट और एड्रेस में ABC। तो देखिए ये सारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब अगर हमें इस टेबल को अच्छे से दिखाना है तो हमें बूटस्ट्रैप यूज़ करना है। तो बूटस्ट्रैप आप सर्फिंग कीजिए गूगल में, बूटस्ट्रैप डाउनलोड। तो ये बूटस्ट्रैप का एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और इस यहाँ पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो ये बूटस्ट्रैप का पूरा जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। उस जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कीजिए और उस फाइल में से CSS फोल्डर में से bootstrap min.css होगा ये फाइल, इसको आप कॉपी कर लीजिए और उसे हमारे जेंगो प्रोजेक्ट में डाल दीजिए। तो यहाँ पे हमें एक नया फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा स्टैटिक नाम का। उस स्टैटिक नाम के फोल्डर में एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे CSS, और उस CSS में हम ये हमारा जो bootstrap min.css फाइल है उसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो देखिए ये हमारा फाइल अभी इधर है। तो हम हमारे प्रोजेक्ट को पहले ओपन करेंगे। यहाँ पर स्टैटिक फोल्डर है, CSS, और यहाँ पे हमें वो चाहिए। यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे डाल दिए। तो देखिए ये स्टैटिक में हमारा bootstrap min.css फाइल आ चुका है। इसमें रेडीमेड क्लासेस होते हैं, तो उस क्लासेस का यूज़ करके हम अपने HTML पेज को ठीक से शो करवा सकते हैं। तो पहले उसको यहाँ पर हमें लिंक करवाना पड़ेगा। तो लिंक डॉट लिख कर टैब दबाना है। तो यहाँ पे href में हमें हमारे बूटस्ट्रैप फाइल का लोकेशन देना है। तो जब भी हम HTML टैग का यूज़ करके स्टैटिक फाइल को कॉल करवाते हैं तो हमें सबसे ऊपर लिखना है लोड स्टैटिक। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है लोड स्टैटिक, और यहाँ हम रेफरेंस देंगे स्टैटिक फाइल का। तो %, और यहाँ पे हमें लिखना है उस फाइल का लोकेशन स्टैटिक, और फिर उस फाइल का लोकेशन। तो फाइल है CSS फोल्डर में bootstrap.min.css। अब हम सर्वर पे लोकल होस्ट ब्राउज़र पे जाके देखेंगे। तो देखिए हमारा ये बूटस्ट्रैप से टेबल क्लास इनहेरिट होके दिखाई दे रहा है। तो ये टेबल पहले से काफ़ी बेहतर दिख रहा है। अभी हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी उस लिस्ट में से हम एक एक स्टूडेंट्स का यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे और शो करवाएंगे। तो उसके लिए हमें व्यूज़, जो हमने अभी होम व्यूज़ लिखा है, यहाँ पर हम सारे स्टूडेंट को कॉल करेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स को कॉल करने के लिए हमें स्टूडेंट
अंडरस्कोर लिस्ट, उस मॉडल को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो हमारा मॉडल का नाम है स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो यहाँ स्टूडेंट मॉडल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट। तो इस स्टूडेंट लिस्ट में सारे स्टूडेंट इस लिस्ट में आ जाएंगे। फिर इस लिस्ट को हमें डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिक्शनरी में लेने के लिए ये डी नाम की हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, उसके अंदर एक की लिखेंगे और उस की में हम ये वेरिएबल को पास करेंगे और इस डिक्शनरी को हम यहाँ पर डी लिख के अपने HTML टेम्पलेट में कॉल करवा सकते हैं। तो अभी हमारे ये स्टूडेंट लिस्ट में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने कोई भी लिस्ट क्रिएट नहीं की है। तो पहले हम एडमिन पैनल से स्टूडेंट को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ऐड स्टूडेंट, रोल नंबर 2, XYZ और क्लास 2 और उसका एड्रेस लिख देते हैं यहाँ पर इंडिया से। तो एक स्टूडेंट हमारा यहाँ क्रिएट हो चुका है। इस स्टूडेंट को हम इसमें लेकर जाएंगे स्टूडेंट लिस्ट में, डिक्शनरी में, फिर यहाँ से HTML में। तो अभी हमने HTML पेज में मैन्युअली ये डेटा फीड किया है, लेकिन हमें इस डेटा को व्यूज से कॉल करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हर स्टूडेंट के लिए एक रो क्रिएट होनी चाहिए, इसलिए उसके ऊपर हमें वो सारी डिक्शनरी को कॉल करवाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फॉर लूप लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आई इन स्टूडेंट लिस्ट। तो इससे क्या होगा, जो हमारी पूरी स्टूडेंट लिस्ट है वो यहाँ पर आएगी, वो जाएगी आई में और हम आई से यहाँ पर एक एक एंट्री को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में सिर्फ लिखना है आई डॉट रोल नंबर। मॉडल में हमने जो भी लिखा है वैसे ही लिखना है। तो यहाँ कैपिटल में है तो यहाँ पे आई डॉट रोल नंबर। फिर यहाँ पर हमें कॉल करना है आई डॉट नेम। यहाँ पर है आई डॉट क्लास नंबर और बाद में लास्ट में है एड्रेस आई डॉट ADDR एड्रेस। और फिर ये फॉर लूप को क्लोज भी करना है, एंड फॉर। तो यहाँ हमने क्या किया, एक फॉर लूप क्रिएट किया। इस फॉर लूप से जब भी जितनी भी बार कॉल होगा एक नई रो क्रिएट होगी टेबल में और उसमें ये डेटा फीड होता जाएगा। तो चलिए एक बार HTML देखते हैं अपने लोकल सर्वर पे। तो देखिए हमने एक ही अभी स्टूडेंट क्रिएट किया है तो वो यहाँ पे कॉल हो रहा है, लेकिन एड्रेस नहीं आ रहा है क्योंकि हमने आई डॉट एड्रेस में कुछ गलती की है। तो देखिए ए कैपिटल है, तो यहाँ पे ए कैपिटल। अब ये एड्रेस आ चुका है। चलिए एक और स्टूडेंट की एंट्री क्रिएट करते हैं। ऐड स्टूडेंट, यहाँ पे एक और स्टूडेंट की एंट्री कर लेते हैं। रोल नंबर 4, RTY, क्लास 4th और एड्रेस उसका USA। सेव कर लिया। अब हम यहाँ पर लोकल सर्वर पे देखेंगे तो देखिए दूसरा स्टूडेंट भी यहाँ पर कॉल हो चुका है। तो जेंगो में हम फॉर लूप का यूज़ करके हम मॉडल को यहाँ पे 1 बाय 1 टेबल में शो कर सकते हैं। तो हमने ये काम किया पहला रीड का। अब अगर हमें इसी डेटा को डिलीट करना है, इसमें से किसी रो को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए, जिस कॉलम पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये पहले नंबर का स्टूडेंट डिलीट हो जाए।
तो एड्रेस के बाद हमें एक और हेडर चाहिए, तो th /th यहाँ पे लिखते हैं डिलीट, और यहाँ पर हम एक लिंक जनरेट करेंगे। अभी तो डिलीट आ गया, यहाँ पे हम लिंक क्रिएट करेंगे। तो यहाँ एक बटन बनाने के लिए हम ए टैग का यूज़ करेंगे td के अंदर, यहाँ पर। तो यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो जाएगा, इसका नाम बटन का रखेंगे डिलीट। तो देखिए यहाँ पर डिलीट आ चुका है। अभी अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये हमारा पेज रिफ्रेश हो रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि हमने इसका कोई URL या फंक्शन नहीं लिखा है। तो जब भी कोई यूज़र यहाँ पे क्लिक करे तो ये डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। तो वो डिलीट कैसे होगा? तो उसे डिलीट करने के लिए हमें इसकी आईडी भी चाहिए कि उसी आईडी वाला स्टूडेंट डिलीट होना चाहिए। तो यहाँ हम रेफरेंस लिखेंगे, URL भी लिखेंगे और व्यूज़ लिखेंगे। यहाँ पर हम h रेफरेंस में URL लिखेंगे, तो URL और बाद में URL का नाम। तो यहाँ पे डिलीट करना है तो URL का नाम हम लिखेंगे डिलीशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, इसकी आईडी, जिस स्टूडेंट को डिलीट करना है उसकी आईडी। तो उसकी आईडी हमें मिलेगी i.id से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है, उसको हम i से कॉल कर सकते हैं। तो हमने i.id लिखेंगे तो इस स्टूडेंट का आईडी हमें मिल जाएगा और वो आईडी लेकर इस URL को हिट करेगा। तो अभी तो हमारे पास डिलीशन नाम का कोई URL नहीं है, तो चलिए URL क्रिएट करते हैं। URL में जाकर पाथ लिखेंगे डिलीशन / यहाँ पर views डॉट डिलीशन, पहले तो डिलीशन को लिखते हैं, बाद में नेम इक्वल टू डिलीशन। तो यहाँ पर जेंगो को पता चल जाएगा कि डिलीशन नाम का एक URL है, तो इसको हिट करेगा। फिर यहाँ पाथ में हमें उसकी आईडी भी लिखनी पड़ेगी। URL में अगर हम कोई चीज़ को साथ में भेज रहे हैं तो यहाँ URL हिट करने के बाद में हमें यहाँ पे उसको लिखना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे आईडी भेज रहे हैं तो आईडी लिखना है, और ये आईडी कौन से फॉर्म में है, तो वो इंटीजर है, इसलिए हमें इंट आईडी लिखना है। अगर ये स्ट्रिंग है तो आपको str लिखना है, ठीक है। अभी हमने ये URL तो लिख दिया, अब व्यूज़ भी लिखना पड़ेगा। डेव, हमारे व्यूज़ का नाम है डिलीशन रिक्वेस्ट। अभी हम अगर कोई इस पर क्लिक करे तो होम पेज ही कॉल हो वैसे, इसलिए हम ये लिख देते हैं सिर्फ ट्रायल के लिए। चलिए उस पर क्लिक करते हैं, रिफ्रेश किया और इस पर क्लिक किया तो देखिए हमारे पास एरर आ चुका है, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आईडी। तो अभी देखते हैं कि एरर क्या है। हाँ, तो अभी हमने जो व्यूज़ लिखा तो उसमें रिक्वेस्ट के साथ साथ एक आईडी भी जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमें आईडी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम प्रिंट भी करवाते हैं इस आईडी को। तो चलिए अब फिर से वहाँ जाकर क्लिक करते हैं। देख लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर उसकी आईडी 1 है, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो हमारा URL परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम जब भी यूज़र डिलीशन बटन पे क्लिक करें तो हम उस स्टूडेंट को गेट करेंगे, गेट करने के बाद उसको डिलीट करेंगे। तो स्टूडेंट को गेट करने के लिए हम सिर्फ लिखेंगे stu, फिर हमारे मॉडल में से स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट। तो इस गेट फंक्शन से हम उसको उस स्टूडेंट को गेट कर सकते हैं।
अब किस स्टूडेंट को गेट करना है? इस आईडी वाले स्टूडेंट को करना है। तो आईडी इक्वल टू आईडी। जब भी हम इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो हम जिस स्टूडेंट की आईडी को डिलीट करना चाहते हैं उसको गेट कर लेगा। अब हमें गेट करके करना क्या है? उसको डिलीट करना है। तो लिखना है डॉट डिलीट। तो जब भी ये कोई बटन पे क्लिक करेगा तो वो स्टूडेंट डिलीट हो जाएगा, और डिलीट होने के बाद नया एक लिस्ट को ये कॉल करेगा, जिसमें सारे स्टूडेंट को कॉल करेगा और उसको डिक्शनरी में लेके HTML पेज को शो करेगा। तो चलिए देखते हैं उस एक स्टूडेंट को डिलीट करके। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एक गलती की है। मैंने URLs में यहाँ इंटीजर आईडी को भेजा, लेकिन पीछे यहाँ पर स्लैश करना होगा। चलिए अब हम ब्राउज़र में जाकर डिलीट पे क्लिक करते हैं। तो बता रहा है स्टूडेंट मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, तो वो डिलीट हो चुका है। देखिए ये स्टूडेंट डिलीट हो चुका है। अब अगर हम एडमिन पैनल में जाकर फिर से एक दो स्टूडेंट को ऐड करते हैं। ऐड स्टूडेंट, रोल नंबर, क्लास नंबर, सेव। तो देखिए यहाँ पर ओके, यहाँ पर हमने डिलीशन 1 ही लिखा है। देखिए ये स्टूडेंट मिल चुका है, और इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। देखिए वो डिलीट हो गया, लेकिन अभी ये इसी URL पे रहता है, तो हमें उसको फिर से होम पेज पे भेज देना है। तो हमें व्यूज़ जो लिखा है फिर से ये पूरा कॉल हो रहा है, इसको हमें नहीं करवाना है। हमें यहाँ से सीधा ही रिटर्न रीडायरेक्ट, कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है? होम व्यूज़ में। तो यहाँ पे रीडायरेक्ट को भी कॉल करना पड़ेगा। तो जब भी अगर कोई डिलीट बटन पे क्लिक करेगा तो वो स्टूडेंट डिलीट होगा। डिलीट होने के बाद वो व्यूज़ होम नाम का फंक्शन कॉल होगा और वो होम पेज पे चला जाएगा। तो अभी जो हम ये प्रॉब्लम देख रहे हैं कि इसी URL पे रहता है, अगर हम इसको फिर से करेंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, इसलिए हमें उसे होम पेज में भेज देना है। चलिए एक दूसरा स्टूडेंट क्रिएट कर दें। तो अभी एक ही स्टूडेंट है हमारे पास, तो हम होम पेज को कॉल करेंगे तो ये स्टूडेंट आ गया। इसको अगर डिलीट किया तो देखो अब हम होम पेज पे आ चुके हैं। तो ऐसे हम किसी भी डेटा में से एक रो को डिलीट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें इसी फॉर्म में किसी एक स्टूडेंट के डेटा को एडिट करना है। मान लीजिए हमारे पास अभी एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 56, उसका नाम है RST, क्लास है 6, एड्रेस है इंडिया। हमें इस स्टूडेंट का अगर इसका रोल नंबर हमें चेंज करना है 57, तो उसको कैसे चेंज करेंगे? अगर एडमिन पैनल से करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ 57 लिखिए, सेव कीजिए, पेज को फिर से रिफ्रेश कीजिए तो 57 हो गया। लेकिन अगर आपको एडमिन का एक्सेस नहीं देना है यूज़र को और उसको चेंज करवाना है, तो यहाँ पे हम एक नया बटन क्रिएट करेंगे, अपडेट का या फिर एडिट का। तो यूज़र जब भी उस बटन पे क्लिक करे तो ये सारा फॉर्म ओपन हो जाए और उसमें जाकर वो एडिट कर पाए उसको। तो हम अपने home.html में जाएंगे, यहाँ पर एक और डेटा की रो को ऐड करवाएंगे, उसका नाम रखेंगे अपडेट। यहाँ पे भी हम हेडर में भी लिखेंगे अपडेट। तो यूज़र जब
इस बटन पे क्लिक करेगा अपडेट पे, तो वो अपडेट नाम के URL को हिट करेगा। ठीक है, अभी हमने अपडेट नाम का कोई URL नहीं क्रिएट किया है, तो हम उसको भी क्रिएट करेंगे। जब कोई यूज़र अपडेट बटन पे क्लिक करेगा तो वो उसकी आईडी भी फेच कर लेगा, कौन सी आईडी के स्टूडेंट को अपडेट करना है, और URL को ट्रिगर करेगा। तो यहाँ URL एक और क्रिएट कर लेते हैं। इस URL का नाम है अपडेट, और उसका व्यूज़ भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ व्यूज़ लिख देते फंक्शन अपडेट रिक्वेस्ट और आईडी। और अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ उसको अपडेट नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने पेज को ही, होम पेज को ही रेंडर करवा रहे हैं। तो ये एरर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अपडेट का एक बटन आ गया है, अगर इस पर क्लिक करें तो अपडेट 5 कॉल हो रहा है। तो जब इस पर क्लिक हो तो हमें एक एडिट का एक फॉर्म डिस्प्ले होना चाहिए। उस फॉर्म में हमें ये सारी फील्ड दिखनी चाहिए, जिस भी स्टूडेंट पे क्लिक किया हो उसी स्टूडेंट की फील्ड दिखनी चाहिए, और उस फील्ड में अगर हम कुछ एडिट करें तो वो सेव होके होम पेज आना चाहिए। तो अभी इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए अपडेट 5 कॉल हो रहा है। अब हम अगर किसी स्टूडेंट को अपडेट करवाना है तो पहले तो एडिट का फॉर्म मिलना चाहिए, तो उसके लिए एक HTML बनाएंगे, edit.html। इस HTML में सिंपल HTML कोड लिखा, और यहाँ पे बूटस्ट्रैप को भी कॉल करवा लेते हैं। उसके लिए लिखना है लिंक, सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा लोड स्टैटिक। तो ये फॉर्म कॉल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ H1 टैग लिखते हैं, हेलो। चलिए उस बटन पे क्लिक किया अपडेट, तो अभी नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ HTML को चेंज नहीं किया। रिटर्न रेंडर edit.html। तो देखिए डी, हाँ डी को भी सेंड किया। तो ये हेलो पेज कॉल हो चुका है। अब हम एडिट की HTML को अच्छे से लिखते हैं, तो हमें क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करना है। तो हम HTML में फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे, फॉर्म डॉट। तो ये एक फॉर्म क्रिएट हो चुका है। इस फॉर्म में हम 4 div क्रिएट करेंगे, और उसमें बूटस्ट्रैप की क्लास फॉर्म ग्रुप को यूज़ करेंगे, फॉर्म डैश GROUP। ठीक है, ये 4 div क्रिएट करेंगे, और इस 4 div में लेबल क्रिएट करेंगे, लेबल, और उसके अंदर एक डेटा होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारा लेबल होगा रोल नंबर, उसके नीचे डेटा होगा। डेटा को तो हम व्यूज से रिट्राइव करेंगे, पहले सारा HTML लिख देते हैं, लेबल तो पहला रोल नंबर होगा, बाद में होगा नेम, क्लास नंबर, लास्ट में एड्रेस। यहाँ पे हमने यूज़र जो भी यूज़र का रोल नंबर या नाम एडिट करना है उसी का डेटा यहाँ पे शो करवाना है। तो उसके डेटा को शो करवाने के लिए हमें यहाँ पर रोल नंबर के लिए क्या लिखना पड़ेगा, i.roll number। यहाँ पे होगा
आई डॉट नेम, यहाँ पे होगा आई डॉट क्लास नंबर, यहाँ पर होगा आई डॉट एड्रेस। हमने यहाँ पर फॉर लूप को अभी कॉल नहीं किया तो उसको भी कॉल करना पड़ेगा। फॉर आई इन स्टूडेंट STU लिखते हैं और सबसे नीचे एंड फॉर। देखिए अभी हमने ये STU नाम का लिस्ट क्रिएट नहीं किया। लिस्ट मतलब कि जो भी अभी हम स्टूडेंट को ले रहे हैं उसको, तो उसको पहले यहाँ पर गेट करना पड़ेगा कौन से स्टूडेंट को हमें इस फॉर्म के साथ भेजना है। तो यहाँ से हम उस स्टूडेंट को गेट कर लेते हैं और उसी स्टूडेंट को हम HTML में भेजेंगे। तो वो जाएगा इस HTML में और वहाँ से हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे। अभी बता रहा है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, क्योंकि हमने गेट किया है। यहाँ पर हमें फिल्टर का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए हम जिस स्टूडेंट पे हमने क्लिक किया उसका डेटा यहाँ पर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारा बूटस्ट्रैप का क्लास कॉल नहीं हुआ है, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप की फॉर्म यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं लिखी है। इसलिए अभी यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करने जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम इस फॉर्म को वैसे का वैसा ही रहने देते हैं और इस फॉर्म में हम इस डेटा को एडिटेबल करते हैं। तो इसके लिए हमें इस जो हमारा डेटा है रोल नंबर नेम एड्रेस वो सब, उसको इनपुट में लिखना पड़ेगा। तो ये इनपुट लिखा और इस डेटा को हमें यहाँ पे वैल्यू में लिखना है, वैल्यू इक्वल टू लाइक दिस। तो हम सारे ही लेबल्स को इनपुट टैग में ले लेते हैं। इनपुट में लिखने से क्या होता है कि वो फील्ड एडिटेबल हो जाती है। जब भी हमें फॉर्म में कोई यूज़र से इनपुट लेना है तो उसे इनपुट लिख के किया जाता है। हमारे पास अभी सिर्फ 4 फील्ड है। आपके मॉडल और फील्ड्स के हिसाब से इनपुट क्रिएट करना है। अब इसे सर्वर को रिस्टार्ट करके हम ब्राउज़र में देख लेते हैं। तो देखिए हमारी सारी फील्ड अभी एडिटेबल है, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास नीचे सबमिट का बटन नहीं है। जब भी हम किसी स्कूल स्टूडेंट का कोई रोल नंबर नेम क्लास या एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो हम इस फॉर्म पे आएंगे और एडिट करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो उसका डेटा मॉडल में चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए अभी सबमिट बटन चाहिए। तो हमारे HTML पेज में हम यहाँ पर सबमिट बटन भी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारा फॉर्म क्लोज नहीं था, इसको कर लेते हैं और यहाँ पे फॉर्म के एंड में बटन क्रिएट करते हैं। उस बटन को यहाँ पर हम सबमिट लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर एक बटन क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई लिंक जनरेट नहीं किया। तो जेंगो में हमें फॉर्म सबमिट करने के लिए वो फॉर्म किस टाइप का है, मेथड, तो उसके लिए मेथड डिफाइन करना पड़ता है फॉर्म का। तो यहाँ पर हमारा मेथड है पोस्ट।
तो ये आपको पोस्ट लिखना है। और जब भी जेंगो में आप फॉर्म को सबमिट करते हो तो आपको CSRF टोकन को क्रॉस साइट फॉर्जरी रिक्वेस्ट बोलते हैं उसको, ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से होता है। तो आपको ये CSRF टोकन लिखना पड़ेगा यहाँ पर। जब भी आप फॉर्म सबमिट करोगे तो ये टोकन जनरेट होके फॉर्म के साथ में जाएगा जेंगो व्यूज़ में, और वो उसे ऑथेंटिक करेगा और उसके बाद में ही उस फॉर्म के डेटा को मॉडल में सेव करेगा। तो ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हमें CSRF टोकन लिखना पड़ता है। यहाँ पर हमें बटन का टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से टाइप का बटन है। तो यह बटन का टाइप है सबमिट। और जेंगो में जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तब एक एक्शन ट्रिगर होता है, यह एक्शन भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। एक्शन में हमें URL बताना है कि कौन से URL को हिट करना है। तो यहाँ पर हम URL लिख देते हैं एडिशन, क्योंकि जब हमारा फॉर्म ये सबमिट होगा तब ये एडिशन नाम के URL को ट्रिगर करेगा। अभी हमारे URLs में एडिशन नाम का कुछ भी नहीं है। तो एक पाथ क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, इसका नाम रख लेते हैं एडिशन व्यूज डॉट एडिशन, इसका नाम रख लेते हैं एडिशन। तो इस नाम का हमें अब व्यूज़ भी जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पर फंक्शन लिखना पड़ेगा एडिशन और उसके लिए रिक्वेस्ट। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब कोई यूज़र अपडेट बटन पे क्लिक करेगा तो उसी स्टूडेंट का एक फॉर्म ओपन होगा, और उस फॉर्म पे जब सबमिट करेगा तो ये एडिशन वाला फंक्शन कॉल होगा। अभी हम इस फंक्शन में सिर्फ पास लिख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर रिफ्रेश सबमिट, तो अभी बता रहा है कि डिड नॉट, हाँ HTTP रिस्पॉन्स नहीं रिटर्न, नन इंस्टेड। यहाँ पे हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया इसलिए। तो जब एडिशन बटन पे फॉर्म को सबमिट करेगा कोई भी यूज़र, तो यहाँ ये URL ट्रिगर होगा इस URL पे, और ये एडिशन व्यूज़ में जाएगा और इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी HTML रिटर्न करवा देते हैं, होम पेज को ही रिटर्न करवा देते हैं। home.html के लिए सिर्फ यही लिख के भी हम करवा सकते हैं। अब अगर हम जाकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए होम पेज पे वापस आ गए। तो अपडेट पे क्लिक करके ये फॉर्म ओपन होता है, या आप एडिट करोगे। अभी अगर मैं एडिट करूँगा तो वो सेव नहीं होगा, देखो 57 ही। तो सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें जो भी फॉर्म से वैल्यूज़ आ रही है उसको गेट करना पड़ेगा। तो हम फॉर्म में से देखिए अभी क्या क्या वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास नंबर और एड्रेस। हम फॉर्म से 4 फील्ड को यहाँ पर गेट कर सकते हैं। तो जेंगो में फॉर्म से कोई भी फील्ड अगर आप गेट करना चाहते हैं तो उसे गेट करने के लिए लिखना है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। बाद में उस जो भी चीज़, जिस भी चीज़ को आप यहाँ गेट करना चाहते हैं उसकी आईडी या नेम से आप गेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है रोल नंबर, तो यहाँ रोल नंबर लिखते हैं और उसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं एक बार। चलिए एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अपडेट सबमिट, तो यहाँ बोलते हैं कि कोई भी, हाँ तो हमने पोस्ट जो लिखा है वो स्मॉल लेटर में लिखा है।
तो देखिए यहाँ पर प्रिंट हुआ नन, यानी कि रोल नंबर नाम का कुछ भी उसको यहाँ पे मिला नहीं है, क्योंकि हमने इनपुट टेक्स्ट वैल्यू और यहाँ पे हमें नेम भी देना पड़ेगा उसका, नेम इक्वल टू रोल अंडरस्कोर नंबर, क्योंकि जेंगो को पता होना चाहिए कि हम क्या भेज रहे हैं। फिर से करते हैं अपडेट, सबमिट। तो देखिए यहाँ पर 57 रोल नंबर प्रिंट हो गया है। तो हम ऐसे जेंगो में फॉर्म से यहाँ पे हर एक चीज़ को गेट कर सकते हैं। तो हम वहाँ से जो जो चीज़ें भेज रहे हैं वो सब यहाँ पे गेट कर लेते हैं। नेम अंडरस्कोर, उसको भी ऐसे ही गेट कर लेते हैं और सबके लिए हमें नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर है क्लास नंबर, लास्ट में है एड्रेस। ये सारे फील्ड का HTML में भी हमें नेम टैग ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेम, इसमें है नेम, नेम इक्वल टू क्लास नंबर। हम ये सारी चीज़ों को प्रिंट करवा के भी देख लेंगे कि वो सही से फॉर्म में रिटर्न हो रहा है कि नहीं। अभी हमने सिर्फ रोल नंबर को प्रिंट करवाया है। नेम, क्लास नंबर, लास्ट में एड्रेस। तो चलिए फिर से फॉर्म को अपडेट करते हैं, सबमिट। तो देखिए हमारी ये वैल्यूज़ हमने गेट कर ली। तो हमने वही फॉर्म में वैल्यूज़ तो गेट कर ली, लेकिन अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो वो यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि हम नेम में RST है, यहाँ पे R लिखा, फिर से सबमिट किया तो वही रहा है यहाँ होम पेज में, लेकिन यहाँ हम गेट कर सकते हैं। तो इसको हमें सेव भी करना पड़ेगा। हम ये वैल्यूज़ को गेट किया, फिर हमें उसे सेव भी करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें अपने डेटाबेस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमने ऐसा डिफाइन किया है डेटाबेस को कि रोल नंबर जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, तो उसके लिए हमें इस रोल नंबर को की के तौर पे लेना होगा। तो हम यूज़र को रोल नंबर चेंज नहीं करने देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस रोल नंबर को हमें इनपुट फील्ड में नहीं देना है, उसको नॉर्मल फील्ड में देना है। तो देखिए हम अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने उसे सिंपल फील्ड में ले लिया और यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। देखिए रोल नंबर को आप चेंज नहीं कर पाओगे और उस रोल नंबर से हम पहले उस डेटा को देखेंगे, डेटाबेस में देखेंगे कि उस रोल नंबर का कोई बंदा है कि नहीं। उसके लिए कैसे देखते हैं, फिल्टर करके, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और हम उसमें फ़िल्टर करेंगे कि रोल नंबर जो हमारे डेटाबेस में है इज इक्वल टू दिस रोल नंबर। उसको हमने फ़िल्टर करके पहले उठा लिया। अब क्या करना है, उसको सिर्फ अपडेट करना है। वी डॉट अपडेट, क्या अपडेट करना है, तो हमें उसका नाम, रोल नंबर, वो सब अपडेट कर देना है। नया जो अभी हमने गेट किया उसको अपडेट करना है। तो पहले की लिखना है, नेम इक्वल टू, नेम को इस नेम से अपडेट करना है। फिर क्लास नंबर, क्लास नंबर को इस क्लास नंबर से अपडेट करना है।
और एड्रेस को इस एड्रेस से अपडेट करना है। अब एक बार हम ये तीनों वैल्यूज को चेंज करके देख लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर रोल नंबर तो सेम वही रहेगा, तो आप ये इसको भी पहले लिख सकते हैं। इसे सीक्वेंस में ही लिखना है, जो सीक्वेंस में आपने मॉडल रेडी किया है उसी सीक्वेंस में। तो एक बार अपडेट करके देख लेते हैं कि नेम को हम RSTW करते हैं, सबमिट। तो अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि रोल नंबर यहाँ पे नन आ रहा है, इसलिए वो यहाँ V को ढूंढ ही नहीं पा रहा है। तो रोल नंबर जो अभी हमने चेंज किया फील्ड में, तो इसका नाम पता नहीं है उसको, तो इसको हम हिडन इनपुट या वैसे करके लिख सकते हैं, नॉन एडिटेबल करके। चलिए ट्राई करके देखते हैं। पहले इसको वैल्यू ले लेते हैं इज इक्वल टू रोल नंबर, और बाद में नेम दे देते हैं उसका रोल नंबर। तो जेंगो को पता लगे कि भाई रोल नंबर कौन सा है, अभी नन होके आ रहा है, लेकिन इस इनपुट को हम नॉन एडिटेबल बना लेंगे कि ये इनपुट फिक्स रहेगा। तो इस फील्ड को हम फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, पीछे सिर्फ लिख देना है रीड ओनली, तो ये सिर्फ रीड ओनली हो जाएगा। देखिए रिफ्रेश, तो अब यहाँ पे कर्सर आ रहा है लेकिन रोल नंबर में कोई कर्सर नहीं आ रहा है, ये सिर्फ रीड ओनली हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे RSTW लिखता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो देखिए हमारा नाम अपडेट हो चुका है। तो हमने सक्सेसफुली ये तीन फील्ड को हम अपडेट कर सकते हैं यहाँ इस बटन से। तो हम इसका क्लास नंबर चेंज करके देखते हैं, 7th, सबमिट। देखिए इसका क्लास 7th हो गया। तो हमारा रोल नंबर फिक्स रहेगा, ये तीन फील्ड को हम चेंज कर सकते हैं। अब अगर हमें कोई नया स्टूडेंट ऐड करना है, हमारे पास 57 रोल नंबर का है लेकिन हमें एक नंबर का एक स्टूडेंट ऐड करना है, तो हम यहाँ हेलो की जगह पे ऐड स्टूडेंट नाम का एक बटन क्रिएट करते हैं। तो चलिए अपने होम में जाते हैं। होम में जहाँ पे हमने हेलो लिखा है वहाँ पे एक बटन क्रिएट करते हैं। बटन का नाम रखते हैं ऐड स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे ऐड स्टूडेंट का बटन आ गया। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे एक लिंक बनाएंगे जिससे जो अभी हमारा ये अपडेट वाला फॉर्म ओपन हो रहा है वैसा ही फॉर्म ओपन हो, जिसमें प्री डिफाइंड कोई वैल्यू नहीं रहेंगी। तो चलिए इस पे एक लिंक बनाते हैं। बटन पे लिंक हम A टैग से बनाते हैं, तो इसको A टैग में रखते हैं। यहाँ href में हमें URL देना है। URL हम कौन सा देंगे, एडिशन वाला, ठीक है। तो जब एडिशन पे बटन पे क्लिक करेगा तो वो जाएगा URL एडिशन में और व्यूज़ में जाएगा। व्यूज़.एडिशन में हमारे पास अभी अपडेट वाली सीक्वेंस है। तो यहाँ पे देखिए हम दो बार एक ही URL को करते हैं, एक बार अपडेट करने के लिए और एडिट करने के लिए। तो हमें इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक लॉजिक डिफाइन करेंगे कि ये जो V से हम गेट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसे पहला ले लिया हमने, पहले तो इसको गेट करना पड़ेगा। तो जब भी एडिशन पे क्लिक होगा तो वो रोल नंबर को गेट करने का ट्राई करेगा, बाद में देखेगा कि इस रोल नंबर वाला स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट होगा तो ही यहाँ पर जाएगा इफ V। अगर इस नंबर का रोल नंबर का स्टूडेंट नहीं है तो एक नया रोल नंबर वाला एक नया स्टूडेंट क्रिएट करना है यहाँ पे एल्स में। तो अभी जो हम ऐड स्टूडेंट कर रहे हैं तो वो इस लॉजिक में आएगा एल्स में, और जब एल्स में आएगा तो सारी चीज़ें उसको फिर से गेट करनी होगी, ये तीनों। यहाँ पे हम
अभी जो हमने वी डॉट अपडेट किया है तो हम यहाँ पे क्रिएट करवाएंगे स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, जिससे एक नया स्टूडेंट क्रिएट होगा। क्रिएट करने के लिए हमें ये जो भी सारी फील्ड है वो जेंगो को बतानी है कि वो चेक करके उसको उस स्टूडेंट को क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के बाद हमें रिटर्न हो जाना है होम पे। एक बार हम करके देखते हैं, अगर कुछ एरर है तो उसे रिजॉल्व भी करते हैं। और ये भी देखते हैं कि अगर यहाँ पे आएगा तो हम करेंगे कि ऐड बटन क्लिक। उस बटन पे क्लिक होगा, वो चेक करेगा कि वो स्टूडेंट ऑलरेडी है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो वो यहाँ एल्स पार्ट में आएगा और ये प्रिंट होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं। अभी कुछ भी नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि हमने URL तो डिफाइन कर दिया है होम में, href URL एडिशन। एक बार सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं। अभी ये बटन क्लिकेबल हो चुका है। तो अभी क्या बता रहा है? नॉट नल कंस्ट्रेंट फेल्ड। यहाँ पर हमने गलती क्या कर ली है कि यहाँ पे जब क्लिक होगा तो हमें ये जो अपडेट वाली स्क्रीन आ रही है वैसे एक स्क्रीन आनी चाहिए। उसके बाद में हमें वो एडिशन का URL मैच करवाना है। तो पहले हमने ये गलती की है, उसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एडिशन की जगह वो फॉर्म वाला URL जाना चाहिए जो कि है अपडेट में। तो एक दूसरा URL क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रखते हैं एडिशन 1, और उस एडिशन 1 में हम ठीक अपडेट में जैसा फॉर्म आ रहा है वैसा ही फॉर्म एक क्रिएट कर लेंगे जिसमें सारी फील्ड एम्प्टी रहेंगी। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अभी हमने URL का चेंज नहीं किया नाम, एडिशन 1 कर लेते हैं। अभी भी ये एडिशन में आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं, सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं। देखिए अभी भी एडिशन 1 में आ रहा है। तो देखिए, हाँ हमने अभी तो इसमें गलत चेंज कर लिया है। हमें तो होम बटन में चेंज करना है एडिशन 1। तो ये एडिशन 1 में आ चुका है और यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ सबमिट बटन है। तो यहाँ HTML पेज में हम थोड़ा बहुत चेंजेस करके इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ HTML पेज में हम क्या करेंगे, अगर वो अपडेट वाला सीन है यहाँ पर तो उसमें HTU होगा, लेकिन एडिशन वाला है तो कोई हमारे पास स्टूडेंट नहीं होगा, नया स्टूडेंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम इफ़ का इस्तेमाल करेंगे कि इफ़ HTU, अगर HTU नाम की डिक्शनरी है तो ये सारा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, और अगर नहीं है HTU तो उसे एल्स पार्ट में लिख देते हैं। तो क्या है, और उस इफ को हमें एंड भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए लिखना है एंड इफ। तो अभी जो हम बताना चाहते हैं नए स्टूडेंट को ऐड करने के लिए, उसका पार्ट इसके बीच में रखेंगे। चलिए एक सिंपल बटन क्रिएट करके देख लेते हैं कि वो एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। यहाँ देखिए जब हमने ऐड स्टूडेंट पे क्लिक किया तो देखो एक
फील्ड ओपन हो रहा है एड्रेस नाम का, और उसमें कोई भी डेटा नहीं है अभी। तो चलिए यहाँ पे वो सारे ही डेटा डिव को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। तो ये सारी फील्ड आ चुकी है और रोल नंबर अभी नॉन एडिटेबल है, तो अभी तो हमें रोल नंबर भी देना है, तो उसको रीड ओनली से निकाल देंगे। एल्स पार्ट में हमें रीड ओनली नहीं चाहिए, तो अब ये क्लिकेबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम रोल नंबर डाल सकते हैं, और सबमिट करने पर क्या होगा वो भी हमें देखना पड़ेगा अभी। तो जब सबमिट होगा तो वो जाएगा डायरेक्टली एक्शन पार्ट में, और एक्शन में हमने यहाँ ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है कि अगर स्टूडेंट नहीं है वी तो एल्स पार्ट वाला एग्जीक्यूट हो। चलो एक बार यहाँ पे कोई कुछ भी एक नंबर लिखते हैं, XYZ, क्लास का नंबर 1, एड्रेस इंडिया। सबमिट करके देखते हैं, तो देखिए एक नया स्टूडेंट एंटर हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जब हम अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म ओपन होता है जिसमें पहला रीड ओनली मोड में है और बाकी का चेंज हो सकता है। वही पार्ट हमने यहाँ एक ही HTML में किया, यहाँ इफ़ एल्स स्टेटमेंट की वजह से। अगर इफ़ ये स्टूडेंट है तो वो इतना एग्जीक्यूट होगा, वरना हम नया स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं या इस बटन से, तो यहाँ सारी फील्ड एम्प्टी रहेगी और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो हमने ये अपडेट का भी ऐड का भी काम कर लिया। तो देखिए ये पूरा CRUD ऑपरेशन हुआ, जिसमें पहला है क्रिएट यानी कि ऐड स्टूडेंट, रीड यानी कि ये जो फॉर्म अभी हम रीड कर सकते हैं सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, तो रीड, और अपडेट जो कि ये अपडेट बटन से हो रहा है और डिलीट भी हो सकता है। तो ये 57 को हम डिलीट भी कर सकते हैं। अभी हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कि हम अपडेट कर रहे हैं, अगर इसी को वाई सबमिट, तो देखिए ये रियल टाइम में, और अभी ये पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। अगर मैं इस पर डिलीट कर रहा हूँ तो देखिए ये पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। अगर इसे रिफ्रेश नहीं करना है तो हमें एजेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसी CRUD ऑपरेशन को एजेक्स से बिना पेज को रिफ्रेश किए हम एडिट करेंगे, ऐड करेंगे और डिलीट भी करेंगे। तो ये हुआ हमारा पूरा CRUD ऑपरेशन। देखिए अभी हमने ये पूरा सिंपल 3-4 फंक्शन लिख के बनाया है। हम इसको और भी सिंपल कर सकते हैं यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके। एक बार मैं ये सारे प्रोजेक्ट को सम अप कर लेता हूँ कि हमने क्या क्या काम किया। तो हमने सबसे पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया myenv नाम से, उसे एक्टिवेट किया, फिर जेंगो इंस्टॉल किया। बाद में हमने CRUD नाम का एक जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसमें एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है CRUD। उस एप्लीकेशन में हमने टेम्पलेट्स नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, उसमें सारे हमने 2 ही HTML की यूज़ से CRUD ऑपरेशन किया। फिर हमने उसके अंदर एक मॉडल क्रिएट किया। मॉडल में हमने एक स्टूडेंट नाम का मॉडल बनाया जिसमें 4 फील्ड है, रोल नंबर, नेम, क्लास और एड्रेस। फिर उसको हमने एडमिन में रजिस्टर्ड किया। फिर हमने व्यूज़ में फंक्शन लिखे। होम फंक्शन में हमने सारे स्टूडेंट को डिस्प्ले करवाया। डिलीशन नाम का एक फंक्शन लिखा जिसमें हमने स्टूडेंट को गेट करके .delete मेथड का यूज़ किया। और फिर हमने अपडेट नाम का एक फंक्शन लिखा जिसमें अपडेट की स्क्रीन ओपन हो रही है, और एडिशन 1 नाम का फंक्शन लिखा जिसमें एडिशन 1 नाम की स्क्रीन ओपन हो रही है, जिसमें डिफ़ॉल्ट कोई डेटा नहीं होगा। और बाद में हमने एक एडिशन नाम का फंक्शन किया जिसमें हम उस रोल नंबर वाले स्टूडेंट को अपडेट भी कर रहे हैं, और अगर कोई उस रोल नंबर का स्टूडेंट नहीं है तो नया क्रिएट भी कर रहे हैं। तो ऐसे हमारा ये पूरा CRUD ऑपरेशन का प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. It will motivate me to making further videos. Please subscribe my channel.